आज पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन क्लास है। देखिए क्वांटिटी जो होता है दो तरह का होता है, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। कांस्टेंट ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता। ये सब कांस्टेंट है। और वेरिएबल जो अलग अलग वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, बी, ये सब वेरिएबल्स में आएंगे। अब या तो दो वेरिएबल या दो कांस्टेंट या एक वेरिएबल एक कांस्टेंट, इनके ऊपर अगर हम कोई अलजेब्रिक ऑपरेशन करते हैं तो ये हमारा अलजेब्रिक टर्म बन जाता है। मीन्स दो कांस्टेंट अगर हम ऐड करें, 5/7 इक्वल टू 12, ये भी आपका एक अलजेब्रिक टर्म बन जाएगा। 5 प्लस अगर एक्स करें, ये भी एक अलजेब्रिक टर्म हो जाएगा। एक्स प्लस एक्स करें 2x, एक्स प्लस बी करें, ये सब अलजेब्रिक टर्म है। किसी में हमें लगता है कि कांस्टेंट है और किसी में लगता है कांस्टेंट वेरिएबल दोनों है। किसी में वेरिएबल भी लग सकता है, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, या सिंपल अगर आप एक्स है एक्स इंटू 1 इक्वल टू एक्स। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें दोनों छुपा हुआ रहता है, कांस्टेंट भी और वेरिएबल भी। एक जैसे 12 में आपको बस कांस्टेंट दिख रहा है। अगर हम इसमें वेरिएबल लाना चाहें तो ला सकते हैं। 12 इंटू एक्स की पावर 0, एक्स के पावर किसी भी चीज़ के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ कांस्टेंट भी हो और वेरिएबल भी हो। या कोई वेरिएबल है मीन्स एक्स है, यहाँ पे आपको बस वेरिएबल ही दिख रहा है, यहाँ पे आपको कांस्टेंट भी लाना है, 1 इंटू एक्स लिख दीजिए, देखिए कांस्टेंट भी आ गया। तो ये अगर 12x है तो ये कांस्टेंट सब ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। तो अगर ये मल्टीप्लाई किया हुआ रहता है मीन्स 12x है तो वेरिएबल x है और 12 कांस्टेंट है। अगर कोई वेरिएबल इसे मल्टीप्लाई रहता है तो ये इसका कोफिशिएंट कहलाता है। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा, अगर 5x² है और आपसे पूछा जाए x² का कोफिशिएंट कितना है, 5 बोल सकते हैं। अब मुझसे पूछा जाएगा x³ का कोफिशिएंट कितना है तो बताएंगे 1, x² का कोफिशिएंट कितना है तो -7, x का कोफिशिएंट कितना है 5 और कांस्टेंट टर्म इसमें कौन है। तो ये तो था अलजेब्रिक टर्म जिसमें कांस्टेंट भी आ सकते हैं और वेरिएबल्स भी आ सकते हैं। अब जो अलजेब्रिक टर्म्स हैं, अलजेब्रिक टर्म्स का मतलब जिसमें कांस्टेंट वेरिएबल या कांस्टेंट कोई भी हो, जैसे 7x², 5x, -3x, -7, 8, ये सब क्या है अलजेब्रिक टर्म्स है। अब अगर इन अलजेब्रिक टर्म्स पे ऑपरेशन होता है मीन्स सम या डिफरेंस, ये दोनों में से कोई ऑपरेशन होता है तो वहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है।
अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है? इन्हीं अलजेब्रिक टर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन क्यों होता है? ऑपरेशन के आधार पर। ऑपरेशन कौन सा? प्लस और माइनस, मीन्स एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अगर हम ऐसा लिखें 7x² प्लस 5x, तो यहाँ देखिए एडिशन हुआ है, तो ये दो टर्म में, ये दो अलजेब्रिक टर्म है, एक अलजेब्रिक टर्म ये है, एक अलजेब्रिक टर्म ये है, ये दोनों मिल के ये जो बना रहे हैं इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे ही बहुत तरह का बन सकता है। ये भी एक अलजेब्रिक टर्म है। इसमें देखिए कौन वेरिएबल बस एक ही है, t। अब कुछ ऐसा भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन सकता है जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल हो। जैसे हम लिख सकते हैं x² प्लस y² प्लस 7x²। इसमें देखिए दो वेरिएबल है x और y, इसको क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ वन वेरिएबल। इसको बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ टू वेरिएबल। अगर ऐसे ही और वेरिएबल बढ़ते जाता है इसको बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ थ्री वेरिएबल, फोर वेरिएबल। ठीक, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी क्लियर हो गया कि अगर दो या दो से अलजेब्रिक टर्म, दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक टर्म को जोड़ा या घटाया जाए तो उनसे जो एक्सप्रेशन बनता है उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंगल वेरिएबल, बिना किसी वेरिएबल के भी हो सकता है, कांस्टेंट टर्म को अगर ऐड करेंगे तो, या फिर एक वेरिएबल का हो सकता है, दो वेरिएबल का हो सकता है, तीन वेरिएबल का हो सकता है, उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। अब वहाँ से जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसी को हम लोग क्लासीफाई करते हैं पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिनका पावर जो है, हम पहले पावर देख लेते हैं पावर क्या होता है। जैसे कोई टर्म है 5x², तो यहाँ आप देखते हैं ये 2 ऊपर में लिखा हुआ है, ये 2 जो है इसका मतलब है 5x टू द पावर 2 बोल सकते हैं, मीन्स x 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। अगर यही रहेगा 5y³ या y³, इसका मतलब y की पावर 3 है, मीन्स y 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये जो ऊपर रहता है पावर, इसको हम लोग इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर, और जिस पे ये रहता है उसको बोलते हैं बेस। तो यहाँ x बेस है और पावर 2 है, यहाँ y बेस है और पावर 3। तो जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल में आपका जो पावर होता है वो एक होल नंबर होना चाहिए। मीन्स जो आपका वेरिएबल है उस वेरिएबल पे होल नंबर होना चाहिए पॉलिनोमियल में। अब जिसमें एक टर्म होता है पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल एक प्रकार, एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनमें पावर जो होना चाहिए होल नंबर जो होना चाहिए। अब देखिए पॉलिनोमियल में एक टर्म भी हो सकता है, दो टर्म भी, तीन भी, चार भी, पांच भी। तो जो जिसमें एक टर्म होता है सिंगल टर्म उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल
तरह आगे बढ़ते रहेंगे जिसमें 5 टर्म होगा, पेंटोमियल, हेक्सोमियल। अब देखिए पॉलिनोमियल्स को पावर के अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया गया। जो मेन हमारे सिलेबस में है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब एक नया टर्म आ गया, डिग्री। डिग्री क्या होता है? जो भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। जैसे 7x की पावर 6 प्लस x की पावर 3 29x स्क्वायर प्लस 58। ये पॉलिनोमियल है। अब इसका डिग्री अगर बोलेगा हम लोग वेरिएबल देखेंगे। यहाँ वेरिएबल कौन है? x। एक ही वेरिएबल है x। अब क्या करेंगे हम लोग? इसका पावर देखेंगे, हाईएस्ट पावर कितना है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। हाईएस्ट कितना हो गया? 6, मीन्स इसका डिग्री हो जाएगा 6। ऐसे इसको अगर मिटा दिया जाए तो हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा? 3, इसका डिग्री हो जाएगा 3। ऐसे ही y के टर्म में भी हो सकता है, t के टर्म में भी हो सकता है, p के टर्म में भी हो सकता है। अब देखिए जब डिग्री 1 होता है और डिग्री 2 होता है, यही मेन हमको करना है। जब डिग्री 1 होता है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जब डिग्री 2 होता है इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब डिग्री 3 होता है इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर का जनरल फॉर्म होता है y इक्वल टू ax प्लस b। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इसका जनरल फॉर्म होता है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है इसका होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b। तो यहाँ देखिए वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 1 है या वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 2 है, इसीलिए क्वाड्रेटिक बोला जाएगा। और जब वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 3 होता है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। अब इन जो ये पॉलिनोमियल्स है इनका ग्राफ भी बनता है, इनको ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं इनका कर्व बनता है, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, कर्व हो जाएगा। जो क्यूबिक होता है इनका भी कर्व होता है। तो जो क्वाड्रेटिक का कर्व होगा वो सिंपल कर्व होगा और जो क्यूबिक का कर्व होगा वो कॉम्प्लेक्स कर्व होगा। मीन्स इसमें डेविएशन बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि जैसे देखिए हम लोग 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, लेकिन 3 का जब क्यूब करते हैं तो 27 आता है। तो 3 और 9 में उतना डिफरेंस नहीं है जितना 3 और 27 में है। इसीलिए जो क्यूबिक का ग्राफ बनेगा वो कॉम्प्लेक्स ग्राफ बनता है, वहाँ पे डेविएशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनता है वो थोड़ा सिंपल कर्व बनता है, उसको हम लोग आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम लोग को बस यही दोनों सिलेबस में डिग्री 1 और डिग्री 2 मीन्स लीनियर और
क्वाड्रेटिक। अब हमको देखना है एक टर्म आता है जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल। इसका मतलब क्या होता है? अब देखिए जैसे हम लोग एक पहले लीनियर इक्वेशन लेते हैं 2x माइनस 4। ठीक, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसका इसमें वेरिएबल कौन है? x। हम लोग लिख सकते हैं px इक्वल टू 2x माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे आप x का अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते हैं। x की जगह पे x वेरिएबल है तो x की जगह पे चाहे 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, तो हम लोग अलग अलग वैल्यू रख के चेक करते हैं तो आपको पता चल जाएगा जीरो क्या होता है। अगर t की जगह अगर x की जगह पे हम लोग 0 रखें तो 2 इंटू जीरो माइनस 4, 2 इंटू जीरो, जीरो माइनस 4 क्या हो जाएगा? माइनस 4। अब अगर x का वैल्यू 1 रखें 2 इंटू 1 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा। और अगर p का वैल्यू 2 रखें तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4 वैल्यू आएगा 0। टी की जगह पे अगर 3 रखते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3 माइनस 4 यानी वैल्यू 2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम पी का वैल्यू 10 रखें 2 इंटू 10 माइनस 4 यानी वैल्यू 16 आ जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग x के जगह पे अलग अलग वैल्यू पुट कर रहे हैं तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का या पॉलिनोमियल का वैल्यू अलग अलग आ रहा है। अगर वैल्यू 0 रख रहे हैं तो माइनस 4 आ रहा है, 1 रख रहे हैं तो माइनस 2 आ रहा है, 2 रख रहे हैं तो 0 आ रहा है, 3 रख रहे हैं तो 2 आ रहा है, 10 रख रहे हैं तो 16 आ रहा है। ऐसे ही और अलग अलग वैल्यू रखते जाएंगे तो अलग अलग वैल्यू आते जाएगा। तो अब इसमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा होगा? x का वैसा वैल्यू जिसके लिए px का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ px इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफ देयर इज ए पॉलिनोमियल px then the value of x for which value of px becomes 0 is called zero of polynomial px। मीन्स x का वह वैल्यू जो गिवन पॉलिनोमियल के लिए उसका वैल्यू 0 ला दे उसको उस पॉलिनोमियल का जीरो बोलते हैं। तो यहाँ पे जो px है px का जीरो क्या हो जाएगा? 2। कि 2 के लिए क्या हो रहा है? वैल्यू 0 हो रहा है। तो अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो उसका एक जीरो होगा। अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसका 2 जीरो होगा। अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो उसका 3 जीरो पॉसिबल है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देखिए जीरो जो पॉलिनोमियल हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं 2x माइनस 4। तो x का पॉलिनोमियल है इसीलिए हम लोग
पी एक्स लिख सकते हैं, अगर वाई का होगा तो पी वाई लिख सकते हैं, टी का होगा तो पी टी लिख सकते हैं, एफ पी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। सिर्फ जिसका वेरिएबल है ब्रैकेट में उसी को लिखना है। एक्स का है तो एक्स लिखना है, टी का है तो टी लिखना है। अब देखिए एक्स वेरिएबल है तो एक्स का बहुत सारा वैल्यू पॉसिबल है, तो x की जगह पे हम लोग अलग अलग वैल्यू रख के देखते हैं। पहला x की जगह पे 0 रखें तो 2 इंटू 0 0 माइनस 4, तो 0 माइनस 4 माइनस 4 हो जाएगा। जब x की जगह वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 4, यानी 2 माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा। जब p की जगह 2 रखेंगे वैल्यू 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। जब p की जगह 3 रखेंगे 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 4 रखेंगे 2 आ जाएगा। ऐसे 10 भी रख सकते हैं, 2 इंटू 10 माइनस 4 यानी 16 आ जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, x की अलग अलग वैल्यू के लिए px का अलग अलग वैल्यू आ रहा है। x का जो अलग अलग वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं तो px का भी वैल्यू अलग अलग आ रहा है। तो 0 जिसमें कौन कहलाएगा, x का ऐसा वैल्यू जिसके लिए px का वैल्यू क्या होता है 0। ठीक, तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, the value of x for which the value of px becomes 0 is called 0 of given polynomial। तो यहाँ पे अगर बोला जाए कि बताइए इस px का 0 कौन होगा, तो यहाँ पे चेक करेंगे किसके लिए 0 आया, तो 2 के लिए 0 आया, तो इसका 0 कौन हो जाएगा 2। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं 2x माइनस 4 का 0 कौन है 2। तो देखिए अगर लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो हमेशा एक 0 आता है, क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल होता है तो 2 0 आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो 3, अगर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक होगा तो 4। ऐसे ही आगे अगर 5x टू द पावर 5 वाला रहेगा तो 5 वैल्यू पॉसिबल है। तो 0 जब आपको समझ में आ गया कोई भी वैल्यू, ये तो वैल्यू किसके लिए लिया गया है, लीनियर लिया गया है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम क्वाड्रेटिक भी लें तब भी ऐसे ही कोई ना कोई x का ऐसा वैल्यू आएगा जिसके लिए वो वैल्यू 0 होगा। जैसे हम लोग एक वैल्यू एक और पॉलिनोमियल लेते हैं क्वाड्रेटिक, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ठीक, तो एक तो हम वैल्यू इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हमको 0 समझना है तो क्या करते हैं एक एक वैल्यू रख के ट्राई करते हैं। पहले 0 रखते हैं, 0 का स्क्वायर 0, 7 इंटू 0 0, वैल्यू क्या हो जाएगा 12। अब p का वैल्यू 1 रखते हैं, अगर 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 प्लस 12, 12 माइनस प्लस 1 13, 36 7 जाएगा 6। अब अगर p का वैल्यू 2 रखते हैं, x का वैल्यू 2 रखते हैं, जगह 4 माइनस 28 प्लस 12 यानी 16, 16 माइनस 12 जाएगा माइनस 12। अगर 3 रखते हैं 27 माइनस 21 प्लस 12, अच्छा स्क्वायर है 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 12 प्लस 9 21, 21 21 आ जाएगा 0। अगर फिर 4 का वैल्यू रखते हैं तो 4 का स्क्वायर 16, 7 4 जा 28 प्लस 12, इन दोनों को ऐड करेंगे 12 प्लस 16 28, 28 से माइनस 28 0।
यहाँ क्या देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ 3 के लिए भी px का वैल्यू 0 है और 4 के लिए भी px का वैल्यू 0 है। मीन्स ये जो px है, px का 2 जीरो होगा, एक 3 और एक 4। क्यों होगा? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक में हमेशा 2 जीरो आएगा, और अगर लीनियर रहेगा, लीनियर में हमेशा एक जीरो आएगा। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? देखिए आपका ग्राफ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस। अभी आपको क्या बताया गया था कि अगर लीनियर इक्वेशन होता है तो जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका ग्राफ कर्व होता है। तो देखिए अगर कोई स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन ऐसा हो सकता है और कुछ स्ट्रेट लाइन ऐसा भी स्ट्रेट भी होगा, और कुछ एक्स के पैरेलल भी होगा लाइन, इतना सारा लाइन बना है, आपको कंफ्यूज मत कीजिएगा। देखिए अब कोई भी लाइन ले लीजिए, ये वाला लाइन एक्स को बस एक ही पॉइंट पे काट रहा है, ये वाला लाइन एक्स को एक ही पॉइंट पे काट रहा है, ये वाला भी जो इसका स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये भी एक पॉइंट पे काट रहा है, ये भी एक पॉइंट पे काट रहा है, ये भी एक पॉइंट पे काट रहा है, ये भी एक पॉइंट पे काट रहा है। सिर्फ 3 लाइन को छोड़ के जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये और ये 3 लाइन ऐसा है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बाकी सारे लाइन एक्स एक्सिस को सिंगल पॉइंट पे काटते हैं। अब कोई भी ऐसा लाइन नहीं बना सकते जो एक्स एक्सिस को एक से ज्यादा पॉइंट पे काटता हूँ, मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हूँ, ऐसा कोई भी लाइन पॉसिबल नहीं है। तो जितना भी लाइन आपका प्लेन में बनेगा सब ऐसा बनेगा कि एक्स एक्सिस को एक ही सिंगल पॉइंट पे काटे। मीन्स ये जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वही इसका जीरो होता है, क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन को हम लोग स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे काटता है, तो वही आपका जीरो कहलाता है। इसमें भी एक ही होगा, यहाँ भी एक ही होगा, यहाँ भी एक ही होगा। ये जो लाइन है यहाँ भी इसका भी एक ही जीरो होगा। अब आप पूछेंगे कि जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो उसका जीरो क्या होगा? तो ये जो लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये ऐसे वैल्यू है, ये ऐसे इक्वेशन है जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। अब सॉल्यूशन भी अलग अलग तरह का होता है, कुछ इक्वेशन ऐसे होते हैं जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, जैसे कोई ऐसा इक्वेशन क्या होता है, एक कंडीशन होता है। अब कोई कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी भी नंबर के लिए या किसी भी इंटीजर के लिए फुलफिल, कोई भी इंटीजर उसको फुलफिल नहीं करता हो, तो जो वैसा, तो जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे वो वही वाला इक्वेशन होगा जिसका कि कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। जिसका कोई भी सॉल्यूशन होगा वो एक्स एक्सिस को किसी न किसी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे ही कट करेगा, और वही आपका जीरो होगा। तो जैसे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा
जैसे मान लीजिए ये -1 है, -2, -3 है, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। आपसे अगर पूछेगा इस L2 का इक्वेशन मान लीजिए कुछ भी हो, ax + b, तो पूछेगा इसका जीरो कितना होगा, तो ये एक्स एक्सिस को -1 पे काट रहा है, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं इसका जीरो -1 होगा। ये वाला लाइन -3 पे काट रहा है, तो इसका जीरो -3 होगा। और अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसको बोल सकते हैं कि एनी जीरो इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है तो सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जीरो इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन या फॉर दिस लाइन। ये तो हो गया लीनियर का। अब देखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक में जो आपका ग्राफ बनेगा वो एक कर्व बनेगा। तब कर्व कैसा भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काट रहा है ना, इसका 2 जीरो पॉसिबल है, 2 जीरो इसका होगा। और ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मीन्स इसका कोई भी रियल जीरो पॉसिबल नहीं है, मीन्स इसका रियल सॉल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है। कोई इसका जब हम आंसर निकालेंगे कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगा। यहाँ देखिए ये भी एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काट रहा है, इसका भी 2 जीरो होगा पॉसिबल। ये एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे काट रहा है, इसका 1 जीरो पॉसिबल है। ये एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है तो इसका कोई भी जीरो पॉसिबल नहीं है। मीन्स जो भी कर्व एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे काटेगा उसका उतना जीरो पॉसिबल है, उतना रियल जीरो उसका होगा। अब जैसे ये देखिए डार्क वाला, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, 1 2 3 4 पॉइंट पे काट रहा है, तो इस कर्व का 4 जीरो पॉसिबल। कोई भी ग्राफ या स्ट्रेट लाइन, कोई भी कर्व या स्ट्रेट लाइन जो भी एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसका उतना जीरो पॉसिबल होगा, और जो कट नहीं करेगा मीन्स उसका जीरो पॉसिबल नहीं। अब आपका कुछ थोड़ा सा पाराबोला के बारे में दिया गया है। ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे होंगे इस तरह का, इस कर्व को पाराबोला बोलते हैं। तो जो आपका एक्स स्क्वायर वाला होता है मीन्स क्वाड्रेटिक, वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये पाराबोला को शो करता है। और अगर हम दो वेरिएबल पे आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, अगर ऐसा ग्राफ तो ये आपके सर्किल को शो करता है। मीन्स अगर ऐसा हम लोग बनाते हैं, ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, तो ये शो करता है एक सर्किल को जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा और जिसका रेडियस यहाँ 9 है ना, तो 9 का रूट कितना होगा 3, मीन्स इसका जो रेडियस होगा वो 3 होगा। ऐसे सर्किल को दिखाएगा कौन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये जिसको दिखाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं पाराबोला।
ये तो सर्किल हो गया। ऐसे ही और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो आपकी इलिप्स को भी दिखाता है और हाइपरबोला को भी दिखाता है। तो ये सब अभी नहीं पढ़ना है आप लोग को, हायर क्लासेस में इसका स्टडी है। खत्म हो गया सर।